और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं सिर्फ वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होने वाली। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी, उस खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और सबसे पहले कंचन आपको बताएंगी कि आज की पहली खबर कहां से होने वाली है। सीधा रुख करते हैं सिद्धांत मिश्रा का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, क्या लगता है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी खबर टॉप पर है? जी देखिए, आज ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन्स किया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी 10:30 से 11 बजे के बीच इसी खान मार्केट स्थित इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में आएंगे अपना बयान दर्ज कराने। ये पहला समन्स ईडी ने किया है कोल घोटाले मामले में। 2020 में पहली एफआईआर इस मामले में सीबीआई ने ली थी, उसके बाद ईडी ने प्रेडिकेट ऑफेंस लिया। ये पीएमएलए का मामला है। इस मामले में बाकुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और विकास मिश्रा, जो कि टीएमसी के बड़े नेता विनय मिश्रा के भाई हैं, उन दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा मामला 1300 करोड़ रुपए के पैसे का है, जो कि इल्लीगल माइनिंग से कमाए गए हैं। इस पूरे मामले में पहली बार नाम अभिषेक बनर्जी का अप्रैल महीने में आता है ईडी के रिमांड नोट पे, जिसमें बाकुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने ईडी को यह बयान दिया है कि बकायदा विनय मिश्रा के इंस्ट्रक्शंस पे उसने 1.5 करोड़ रुपया कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किए। फिर बाद में कुछ फंड्स थाईलैंड और लंदन भी ट्रांसफर किए गए, जो कि अभिषेक बनर्जी के पत्नी के रिलेटिव्स के ठिकाने हैं। तो ये बात पहली बार ईडी के रिमांड नोट में अप्रैल महीने में आई थी। तब से लेके अब तक इस पूरे मामले में जांच चल रही थी। कई बार ईडी ने तमाम ठिकानों पे छापेमारी भी की थी, पर यह पहला मौका है जब अभिषेक बनर्जी को समन्स किया गया है। और जो टीएमसी सूत्र भी बता रहे हैं वो ये है कि अभिषेक एजेंसी के सामने खुद को हाजिर करेंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे, क्योंकि पहले दिन से ही जब बंगाल चुनाव भी चल रहे थे और अब भी अभिषेक यही कहते आ रहे हैं कि एक विच हंट है, ये एक पॉलिटिकल पर्पस से की जा रही साजिश है कि उनका नाम इस पूरे मामले में ड्रैग किया जा रहा है। उनका अनूप माझी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, अनूप माझी किंगपिन है कोल घोटाले का, अगर सीबीआई और ईडी के केस की माने। अभिषेक बनर्जी ने इन तमाम आरोपों से पहले भी किनारा किया है और आज भी वो कह रहे हैं कि उनका इस पूरे घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि रुजिरा बनर्जी को भी समन्स किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, पर उन्होंने कहा कि वो कोविड काल में कंफर्टेबल नहीं है। पैंडेमिक का दौर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप कोलकाता में अगर अपने दफ्तर में मुझसे पूछताछ कर लें तो। ठीक है सिद्धांत, आप रहिए हमारे साथ तमाल साहब भी जुड़ गए कोलकाता से। तमाल, आपके पास क्या जानकारी है, क्या खबर है आज की बड़ी? अभिषेक बनर्जी का एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ऑफिस में वाकई में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये पहली दफा होगी कि अभिषेक बनर्जी कोई भी एजेंसी के सामने हाजिर होंगे और ये पहली दफा होगी कि अभिषेक बनर्जी को कोई पूछताछ भी करेंगे। जैसे कि कलीग सिद्धांत बता रहे थे कि इसका छानबीन सीबीआई ने शुरू किया 2020 में और सीबीआई ने अनूप माझी को रेड किया था। सीबीआई ने विनय मिश्रा को समन भी किया था। और इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो लिंक है वो विनय मिश्रा, जिसको अभी तक सीबीआई ने अरेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो अपस्कॉन्डिंग है। विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, उनके संबंधों को, परिवार वालों को अरेस्ट किया गया है, उनके जो प्रॉपर्टी उसको सीज किया गया है। सीबीआई की नजर में पहली दफा आया कि विनय मिश्रा के जो ट्रांजैक्शंस हुए, उस ट्रांजैक्शंस का लिंक अभिषेक बनर्जी के साथ भी है। और ये भी माना जाता है कि विनय मिश्रा का जो फौज थी तृणमूल कांग्रेस में, वो बहुत सारे सीनियर नेताओं के साथ थी और उनमें से एक नाम अभिषेक बनर्जी का भी है। तो उस एंगल से अभिषेक बिल्कुल तमाल। और इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी से भी आज पूछताछ होनी है, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड की हत्या मामले को लेकर के आज पूछताछ होने वाली है। इसको लेकर के कोई जानकारी हमारे पास? जहां तक हमें मालूम है कि वो नहीं जाएंगे का प्री असाइंड प्रोग्राम से और वो शायद दिल्ली भी जा सकते हैं। सीआईडी ने उनको समन किया था 2 दिन पहले, जो शुभब्रत चक्रवर्ती का 2018 में मौत हो गई, जिनको अब तक सुसाइड माना गया था। लेकिन आज उनके पत्नी ने फिर से उस केस को इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया और मैटर सीआईडी के पास है और सीआईडी उसी केस के सिलसिले में को
को समन किया है आज की तारीख में सुबह 11 बजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं श्रेयसी, आपके हिसाब से खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर कौन सी रहेगी? एक बार और चुनाव डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। बाई पोल्स 3 सीटों पे लड़ी जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट सीट जो होगी वो है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कलकत्ता की, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फिर से एक बार चुनाव लड़ने वाली है। अभी तक बीजेपी ने नहीं कहा है कौन ममता बनर्जी के खिलाफ उतारे जाएंगे, लेकिन 7 सितंबर के अंदर वो नाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस कल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली इलेक्शन की जो कैंडिडेट्स है उनके नाम दिखाए गए। उसमें ममता बनर्जी है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर से वो इलेक्शन प्रचार के लिए उतरने वाली है। एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले दिनों में बिफोर द नॉमिनेशन इज फाइल्ड ममता बनर्जी फिर से एक बार और लोगों के बीच रास्ते में दिखाई देगी रैली होल्ड करते हुए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है 30 सितंबर को इसका वोटिंग है और रिजल्ट 3 अक्टूबर को आउट होंगे। बिल्कुल श्रेयसी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज की क्या अहम खबर है, बताइए जरा। देखिए, मध्य प्रदेश में आज बड़वानी जिले में एक आदिवासी अधिकार यात्रा होनी है। आज कमलनाथ उस यात्रा को संबोधित करेंगे और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में आपको पता है कि हितैषी बनने की जो राजनीति चल रही है कि सरकार शिवराज सरकार किसी भी तरह से पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, 27% आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है। तो वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और इस तरह के दावे करने के लिए आज आदिवासी अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आज आपको पता है कि कल ही सीएम भूपेश बघेल के पिता जो नंद कुमार बघेल है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर इस वजह से दर्ज हुई है कि वो तमाम तरीके से कई मौक़ों पर अनर्गल बातें करते रहे हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ, और यही वजह है कि 153A जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और आज हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। लखनऊ में उन्होंने ये बयान दिया था और इससे पहले भी वो आदतन कई तरह से चाहे तो जो हिंदुओं के ईष्ट हैं श्री रामचंद्र उनके खिलाफ अनर्गल बातें करने की बात हो, इस तरह से भी बातें उन्होंने मंच से खुले मंच से कही हैं। और यही वजह है कि अब भूपेश बघेल को भी मजबूर होना पड़ा कि उनकी जो शिकायतें थी वो लंबी फहरिस्त के साथ बढ़ती जा रही थी। इस वजह से भूपेश बघेल ने खुद इसमें इनिशिएटिव लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है रायपुर में। तो आज ये 2 खबरें रहेंगी जिसमें आज सीएम भूपेश बघेल के पिता गिरफ्तार हो सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर, और दूसरी तरफ जो बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा रहेगी जिसमें एक्स सीएम कमलनाथ पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए हमारे सहयोगी अरुणेल का रुख कर लेते हैं। अरुणेल, आपके हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर? लुकआउट नोटिस एनफोर्समेंट ने अनिल देशमुख अगेंस्ट पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, अभी तक 5 बार उनको सबमिट किया था, 5 बार वो नहीं आए और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने सॉर्ट किया है। लुकआउट नोटिस के चलते वो अभी देश नहीं छोड़ सकते। अनिल देशमुख कहाँ है ये प्रश्न बीजेपी बार बार पूछ रही है। ये बोल रही है कि वो अपने मुंबई के घर पे नहीं है, नागपुर के घर पे नहीं है, कटोल जो विदर्भ में आता है जो उनका एंसेस्ट्रल होम है वहां पे भी वो पाए नहीं जा रहे। तो क्या अनिल देशमुख एब्सकॉन्डिंग है ये प्रश्न बीजेपी ने उठाया है, बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सुनवाई भी होनी है। अनिल देशमुख ने जो कोर्ट में अप्रोच किया है उस पर भी सुनवाई एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल अरुणिल, इस मामले में सुनवाई एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई और क्या देखी जा रही है? ऐसा बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख के लिए कठिनाइयां बढ़ती दिख रही है, बिकॉज 5 बार उन्हें समन्स भेजे गए हैं, 5 बार उनके वकील आए हैं ये बोलते हुए कि उन्होंने लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लिया है। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे बढ़ेगी अनिल देशमुख का अरेस्ट करने के लिए, इस पे हम कड़ी नजर रखे हुए हैं। बट जो ये पूरा मामला है, अनिल देशमुख के 2 पीए और सेक्रेटरी उनको भी हिरासत में लिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, और उनसे ऐसा क्या बाहर निकाला है उसमें भी एक
अब हमारी निगरानी है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ से जुड़ चुके हैं। अनुज, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या अहम खबर? जी देखिए, दक्षिण भारत की अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को ईओडब्ल्यू ने कल गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। करीब 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि लीना मारिया पॉल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर, जिस पर आरोप है कि जेल से ही उसने 200 करोड़ की ठगी की, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका लगाया और मकोका के तहत ही लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बाबत फिल्म अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। साफ तौर पर ईओडब्ल्यू का यही कहना है कि जो पैसों का लेन देन था, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम था वो लीना मारिया पॉल कर रही थी, और यही वजह है कि ईओडब्ल्यू ने इस बाबत जो है लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया है। आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। दूसरी तरफ इस मामले में ईडी भी मामले की तफ्तीश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही लीना मारिया पॉल और सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर छापेमारी की थी, जहां से कई महंगी गाड़ियों के साथ काफ़ी संख्या में कीमती सामान जो है वो बरामद किया गया था। जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर जो कि महाठग है, वो जेल से ही ठगी कर रहा था, तमाम लोगों को अपना शिकार बना रहा था। एक बड़े बिजनेसमैन घराने को लगातार वो अपना शिकार बना रहा था। साथ ही साथ ये बात भी सामने आई थी कि उसने कई बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं उन्हें भी अपना शिकार बनाया था। तो निश्चित तौर पर इस मामले में ईओडब्ल्यू लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। सुकेश चंद्रशेखर पर मौका लगाया जा चुका है से जुड़े और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इस कड़ी में। जी देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि ईडी ने जैकलीन को बुलाया था, उनका स्टेटमेंट लिया गया था। चूंकि ये बात भी सामने आई थी कि जेल से ही सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, उससे भी उसने पैसे मांगे थे। ऐसे में इस पूरे मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं जो लोग इसका शिकार हुए हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो लोग मिलकर इस महाठगी को अंजाम दे रहे थे, उनकी भी कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। कुछ लोगों की इस मामले में गिरफ्तारियां होनी बाकी है। अब लीना मारिया पॉल की जब गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी और आगे आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये महाठगी किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर जो है जेल के अंदर जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर ये महाठगी का अपना जाल बिछा रहा था, किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। फिलहाल जो है इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा उसकी कथित पत्नी लीना मारिया पॉल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें जेल के भी अधिकारी शामिल हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब नीलाशीष का रुख करते हैं। नीलाशीष, आपके पास कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में आज टॉप पर रहेगी? जी, आज एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है नीट की जो परीक्षा होती है उसको लेकर। नीट की परीक्षा 12 सितंबर को तय की गई है, लेकिन कुछ छात्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस बात को लेकर, कह रहे हैं कि उसको पुनर्निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि उसी बीच जो छात्र हैं, जो निजी छात्र हैं, जो जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है 12वीं का सीबीएसई में, वो कह रहे हैं कि उसका जो नतीजा है वो जब बाहर आए सिर्फ उसी के बाद ही नीट की परीक्षा दी जानी चाहिए। पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कि हमने इन बच्चों पर जिनके नतीजे अभी तक नहीं निकले हैं सीबीएसई द्वारा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई रोक नहीं है उन पर इन परीक्षाओं में आने के लिए, बैठने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पिछली बार ये याचिका की सुनवाई की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था याचिकाकर्ताओं से कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दुविधा है, आप जिस वजह से यहाँ आए हैं कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई खास कॉज है आपके पास आने के लिए, क्योंकि
जो अथॉरिटी है वो खुद ही कह रही है कि हम आप पे कोई रोक नहीं लगाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही किसी परीक्षा से आपके इस तारीख का कोई मेल होगा। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना मन बदलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की राहत देती है इन याचिकाकर्ताओं को, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर नीट की परीक्षा की तारीख हमने इस बार बदल दी तो कम से कम 60-70 दिन और लगेंगे इस चीज को दोबारा करने में, दोबारा इन परीक्षाओं का निर्धारण करने में, और उससे कई चीजें बदल जाएंगी, कई दूसरी परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा। क्या लगता है नीलाशीष, स्केड्यूल में चेंजेस हो सकते हैं क्या सुनवाई के बाद? जी, स्केड्यूल में चेंजेस की बात जो कर रहे हैं याचिकाकर्ता, उसी को लेकर नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि हमें नहीं लगता कि हम बदलना चाहेंगे। बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने मान रहा है क्योंकि ठीक है नीलाशीष, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखिए, हम अपडेट आपसे लेंगे, वापस लौटेंगे। कुंदन भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री 11 बजे हिमाचल प्रदेश के तमाम हेल्थ वर्कर और जो कि कोविड के फर्स्ट शॉट लेने के जो बेनिफिशियरी उनसे मुलाकात करेंगे। और देश में हिमाचल प्रदेश वैसा पहला राज्य बन गया है जो कि 100% कोविड वैक्सीनेशन जो पहला शॉट है वो पूरा हो चुका है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्टेट है, बहुत सारे ऐसे टेरेन है जहाँ पे लोगों को पहुँचना, हेल्थ वर्कर को पहुँचना और एक एक आदमी को वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बावजूद उसके हिमाचल प्रदेश, जहां देश के कई बड़े स्टेट जहां 50 से 60% के करीब हैं, पहले शॉट में हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है और एक बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री उन तमाम आशा वर्करों से, हेल्थ वर्कर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो इंचार्ज है उनसे और कुछ जो बेनिफिशियरी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और एक तरह से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना इस विश्व महामारी से बचाव का जो सबसे बेहतर उपाय है उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कितना बेहतर काम किया। मुझे लगता है कि इस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और प्रधानमंत्री इसके बाद देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके कुछ अपना नई गाइडलाइन या नया एक तरह से आप कुछ पिन पॉइंट करेंगे, जिसके बाद ये कोशिश होगी कि देश के दूसरे राज्य भी एक कंपटीशंस के मोड में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अपने से बाहर निकल के आएँ जो दूर दराज के इलाकों में रहते, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है बहुत दूर है, वो इंटरनेट के यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी चुनौतियों को भी पूरा करते हुए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कम से कम एटलीस्ट एक शॉट जरूर पूरा कर लें, जिससे अगर तीसरी वेव आती है तो उसका असर कम से कम हो सके और उस इलाके, उस प्रदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने से बच सके। सो कुल मिला के प्रधानमंत्री का वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हिमाचल के लोगों से आज बात करना मुझे लगता है कि आज खबरों में चर्चा का विषय रहेगा और दूसरे राज्य भी अपने अपने तरीके से इंसेंटिव देने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल कुंदन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हर्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षा, खबरों के सेंसेक्स में ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिहाज से टॉप पर हो सकती है? देखिए, जैसे कि आजकल यूपी में डेंगू कहे, वायरल फीवर कहे और मिस्ट्री बुखार कहे, इसकी चपेट में कई सारे बच्चे हैं जो आए हैं। अकेले फिरोजाबाद में अब तक 51 बच्चों की मौत हो चुकी है मिस्ट्री फीवर की वजह से। यूपी सरकार ने सख्त तौर पर निर्देश दिए हैं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की सीएमएस को, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को, कि बच्चों के इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 457 से ज़्यादा भी मामले मिस्ट्री फीवर के आ चुके हैं, अकेले फिरोजाबाद में ही कई बच्चे एडमिट हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक टीम है एनसीडीसी की, जिसने फिरोजाबाद दौरा किया था और पता लगाया था कि आखिरकार ये मिस्ट्री फीवर किस वजह से बच्चों में इतना ज्यादा हो गया है। फिरोजाबाद से कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं बच्चों के, जिन्हें एलएनजेपी में जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वहां पर दिए गए हैं। यानी कि मिस्ट्री फीवर किस वजह से हो रहा है इसको लेकर के जल्दी तो सामने आ सकते हैं तथ्य कि आखिरकार रीजन क्या है मिस्ट्री फीवर के। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यूपी के आगरा, फिरोजाबाद से तो मामले मिस्ट्री फीवर के आ ही रहे, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी जो एलएनजेपी और सरकारी अस्पताल की जो ओपीटीज हैं,
चाचा नेहरू अस्पताल की बात करें, LNJP की बात करें, वहाँ पे OPT में एक दिन में 200 से ज्यादा केसेस आए हैं इस तरह के बुखार के। चाहे हम डेंगू की बात करें, वायरल फीवर की बात करें, मिस्ट्री फीवर की बात करें, अगर हम LNJP मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो इस मौसम में डेंगू और वायरल का आना नॉर्मल है, लेकिन जो मिस्ट्री फीवर है वो पता नहीं चल पा रहा है कि उसके जो सिम्टम्स है वो बेहद अलग है। इसीलिए जो तादाद है, जो संख्या है मरीजों की, वो सरकारी अस्पताल में बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अधिकांश जो सैंपल्स है वो बच्चों के लिए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार किस वजह से कि बुखार आ रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे इससे क्यों ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन हर्षा, फिलहाल इसके रोकथाम को लेकर के क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके रोकथाम को लेकर के फिलहाल रोकथाम को लेकर के जो हाइजीन है, जो सैनिटेशन है, उसको दुरुस्त करने की बात योगी सरकार द्वारा की गई है तमाम अस्पतालों के सामने, अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। साथ ही साथ क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो जिले में ICU बेड, पीडियाट्रिक वार्ड और बच्चों को एडमिट करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वार्ड की कमी नहीं होनी चाहिए, बेड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ये योगी सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है। हम आपको बता दें, दिल्ली के LNJP अस्पताल में 900 बेड है पीडियाट्रिक वार्ड में, अलग से बच्चों के लिए ही। तो यानी कि बच्चों के अगर केसेस आ रहे हैं तो कम से कम एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइजीन और सैनिटेशन का खास ध्यान रखने के लिए फिलहाल बच्चों के माता पिता को कहा जा रहा है। बिल्कुल हर्षा, शुक्रिया आपका ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी साकिब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकिब, पटना से क्या अहम खबर इस वक्त की? देखिए, बिहार से जो अहम खबर है वो बाढ़ को लेकर ही है, क्योंकि आज केंद्रीय टीम बाढ़ राहत के लिए यहां पर पहुंच रही है, जो कि सभी बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं वहां का दौरा करेगी। आज 1 बजे के करीब यहां पर मुख्य सचिव के साथ वो टीम बैठक करेगी। वो बैठक शेड्यूल्ड है पहले से ही, और उसके बाद कल ये जो टीम आ रही है केंद्र से, वो जो बिहार के लगभग 13 जिले जो बाढ़ से अभी प्रभावित चल रहे हैं उन तमाम जिलों का वो दौरा करेंगे। वहाँ के पदाधिकारी, DM से लेकर जो तमाम जो ग्राउंड लेवल पे जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और जो स्थिति है बिहार में उसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाढ़ से जो बिहार के लगभग 15 लाख आबादी जो है वो अभी भी ग्रसित है, जो कि 13 जिलों में रह रहे हैं। तो 13 जिले जिस तरह से बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं बिहार में, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लेते हुए एक टीम भेजी है, जो कि आज यहाँ पर बैठक करेगी मुख्य सचिव के साथ, और उसके बाद सभी जिलों का भी दौरा करके और पूरा रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपेगी, और उसके बाद जो राहत के लिए जो पैकेज है बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वो रिलीज किया जाएगा। तो ये आज की अहम खबर बिहार से है। जी बिल्कुल साकिब, शुक्रिया आपका भी हम तक जुड़ने के लिए। और तमाम हमारे सहयोगियों ने हम तक आज की उनके इलाके से उनकी जानकारी में जो बड़ी खबरें थी वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई। ये वो तमाम वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन आपको चर्चा होती हुई दिखेगी, लेकिन किस खबर पर कितनी चर्चा होगी, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको खबरों का वो क्रम, क्योंकि खबरों के सेंसेक्स में खबरों की पूरी बारीकी आपको बताने से पहले क्रम निर्धारित था, और फिर आपको दिखाएंगे वो क्रम जो कि खबरों के सेंसस में उनकी ABCD बताने के बाद बदलाव हुआ है। बिल्कुल, ये पुरानी रैंक और एक नई रैंक, पुरानी में जो ओल्ड रैंक में वो सारी खबरें जो हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाई, और उसके बाद जो क्रम बदला है, कौन सी खबर टॉप पर है वो आपके सामने है। अभिषेक बैनर्जी ED के सामने आज पेश होंगे। ये सबसे बड़ी खबर आज के दिन।